स्वागत है आप सभी का। देखिए जो हमारी कल की जो क्लास है तो पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शक्ति की इस आराधना के महापर्व नवरात्रि की सर्वप्रथम सभी को शुभकामनाएं। और महाअष्टमी महागौरी की जो पूजा पर्व का इसका भी बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं हैं। दोस्तों ध्यान रखिए, मातृशक्ति की पहली आराधना का जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिलता है? सभी बताएं, इतिहास के आप लोग हैं, आप लोग बताइए। मातृशक्ति की आराधना का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो कहाँ मिलता, किस जगह? सारे लोग बताइए, सभी लोग, सभी बच्चे बताएंगे। तो मातृशक्ति की आराधना का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो कहाँ से मिलता? सभी फटाफट बोलो दोस्तों, तो बता पा रहा? इतिहास वालों, मातृशक्ति की आराधना का प्राचीनतम साक्ष्य इतिहास में कहाँ है? बताओ भाई सभी। कोई नहीं बता पा रहा, सब डर रहे हो? नहीं याद आ रहा? जी जी, रिकॉर्डिंग ऑन हो गया। मैं सभी से पूछ रहा हूं कि देवी की आराधना का प्राचीनतम साक्ष्य। राजू सिंह, इतिहास वाले हो यार, इतना हल्का आंसर दोगे? राजू सिंह, इतिहास के स्टूडेंट हो यार, इतना हल्का आंसर दोगे? दूसरे विषय के होते तो चल जाता हड़प्पा। है? अगर दूसरे विषय के लोग होते तो हड़प्पा मान लेता मैं आंसर, लेकिन जो इतिहास के हैं उनका आंसर हड़प्पा नहीं होना चाहिए। तो अब बताइए, आप गलत हो, बताओ सारे। मातृशक्ति की आराधना का जो प्राचीनतम साक्ष्य है दोस्तों, कहां से मिलता? नहीं बता पा रहे हो? चलो मैं बताता हूं। लोहदा नाला क्षेत्र, मिर्जापुर। याद आया? हाँ? हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा, ठीक है ना? किसी को माना जाता है, किसी और को? याद आया? सारे लोग शांति से बैठे हो। जो उच्च पुरा पाषाणिक मानी जाती है, हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा, है ना? लोहदा नाला क्षेत्र ये उच्च पुरा पाषाणिक साक्ष्यों में से एक माना जाता है। कहीं ये देखो, उच्च पुरा पाषाणिक साक्ष्य ये सबसे पुराना माना जाता है। याद आया? हाँ ना, कुछ में जवाब है भैया आप लोगों के पास? अंडरस्टूड हो? नहीं? लोहदा नाला क्षेत्र मिर्जापुर से नहीं मिला? बेलन नदी घाटी? याद आ गया? जी 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 जी। हाँ, ऐसे भूले बैठे। चलिए, कल क्या पढ़ा रहे थे? कल कहां पहुंच गए?
जी, सभा समित सारा हो चुका। हड़प्पा से मूर्ति कला की जानकारी मिली बेटे। चलो, हड़प्पा तो बात की है ना, आइए। ऋग्वैदिक जो संस्कृति है उसकी जो राजनीतिक अवस्था की मैं बात कर रहा था, तो राजनीतिक अवस्था में अगर आप बात करें तो इसमें मंत्रीगण का भी उल्लेख, मंत्रिपरिषद, ये बहुत दमदार तो नहीं थी, कहीं कहीं से मंत्रीगण कहते हैं, जिन्हें रत्निन शब्दों से इस्तेमाल किया कि राजा रासु यज्ञ के समय अपने रत्नियों के पास जाया करता था, याद है? इन्हें मंत्रिपरिषद कह लो या महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारी थे। मंत्रिपरिषद कह लो, रत्निन कह लो, या राजा के प्रशासनिक अधिकारियों का समूह। तो कल ये बताएं, कल क्लास है कोचिंग में या नहीं? खुश रहे जितेंद्र जी। कल कोचिंग खुली है कि बंद कर दी है? अगर कल तुम लोग क्लास ले पाओगे रात को? अगर कल कोचिंग ना खुली हो तो दोपहर में ही हम क्लास लेंगे, लेकिन अगर खुली होगी तो फिर दोपहर की क्लास नहीं हो पाएगी, क्योंकि शाम को कल हम भी क्लास लेने की अवस्था में नहीं रहेंगे, जाएंगे मंदिर वगैरह। माता रानी का समर्पण भी है कल, मैंने उनका ले जा करके प्रवाहित भी करना है। दिन में अगर मिला चांस तो पढ़ लो, और सोच रहा हूं कल एक अभ्यास प्रश्न करा दो। परसों तो छुट्टी रहेगी 100%। परसों आपको दशहरा मनाना है, कल की बात मैं कर रहा हूं। कल दिन में वहां कोचिंग में क्लास है कि नहीं है जरा देखना है। दिन में नहीं रहेगी तो मैं दिन में ही पढ़ा दूंगा, अभ्यास प्रश्न करा दूंगा। आइए, तो इन प्रशासनिक अधिकारी आप लोग कमेंट्स करते रहिए, मैं तब तक इनके नाम लिख रहा हूं। जैसे सबसे प्रमुख जो मंत्रीगण में था राजा का पुरोहित, पुरोहित और राजा का बड़ा गठबंधन होता था। दूसरा सेनानी, तीसरा उनका प्रमुख जो खास सहयोगी ग्रामणी, गांव वाला जो न्यायिक और आर्थिक अधिकार उनके पास रखता था। बाजप्रति, ब्राजपत, उपस्थ एवं इभ, उपस्थ एवं इभ्य, और एक गुप्तचरों का समूह भी सुनने में आता है, अस्पष्ट। ये कौन है? राजा का मित्र या सहयोगी, या इसी को आप सलाहकार भी कह सकते। सेनानी, सेनानी आप समझ रहे हो, सेना का कमांडर, जो उसकी सेना होती थी। ग्रामणी, ग्राम का प्रमुख, कल ही बताया था। राजपथ, चरागाह, चरागाहों का बड़ा महत्व, चरागाह का प्रमुख, चरागाहों पर ध्यान देना। पश्चिमी, राजा के पर्सनल जो सहयोगी, व्यक्तिगत
कर्मचारी, परस्पर गुप्तचर, गुप्तचरों की चर्चा हमेशा, है ना। तो कल खुला होगा तब तो वही रात को ही हो पाएगा, क्योंकि बेटा खुलने का मतलब ये है कि वहां 7 बजे से पहले ऐप खाली नहीं मिलेगा। चलो दिन में हम बात करेंगे किस समय ऐप खाली। अमिता जी, अगर दिन में हमें ऐप खाली मिल गया, जैसे 2 बजे से 4 बजे के बीच में भी या 1 बजे के बाद भी मिल गया तो बीच में पढ़ा दें, क्योंकि शाम को मैं नहीं खाली रहूंगा। ठीक है, मिल गया तो पढ़ा, कल दिन में खाली हो, क्योंकि हमारा विद्यालय ऑफ है कल। माने स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, तो अगर हमें छुट्टी है तो दिन में जब भी चांस मिलेगा 2 से 4 का हम कोचिंग से बात करके आपको कंफर्म कर देंगे, पहले ही बता देंगे आप सभी को। और कल अभ्यास प्रश्न के लिए इसके तैयार रहिए। कल वैदिक कल्चर का एक अभ्यास प्रश्न कराएं, ठीक है। भले कोर्स अभी पूरा नहीं है, वैदिक कल्चर पूरी नहीं है, लेकिन एक अभ्यास प्रश्न कल वैदिक का कराओ, ठीक है। चलिए, अब ये प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनकी चर्चा वहां पर होती है, इन्हें ही उत्तर वैदिक काल में इनका विस्तार होता है, जो रत्नियों के नाम से जाने जाते हैं। इसके नाम से जाने जाते हैं, रत्निन के नाम, है ना दोस्त। यहां तक ठीक है बेटा। तो ये पॉलिटिकल सिचुएशन में कल हमने सभा, समिति, गण, विदत सबकी चर्चा कर दी। बाकी ये है, यहीं से इनका जो पॉलिटिकल सिचुएशन ये है आपका खास रूप से समाप्त हुआ। इसके अलावा अब आपको बता दूं, जो सबसे बड़ी राजनीतिक स्थिति रही है, और साम्राज्य विस्तार तो था नहीं। हाँ, इस युग में ऋग्वेद के प्रथम मंडल में भी बड़े युद्ध की चर्चा की गई है, 20 राजाओं के युद्ध का वर्णन है। प्रथम युद्ध, प्रथम इसके अध्याय में जो प्रथम मंडल है, 20 राजाओं के युद्ध का वर्णन है। जबकि सबसे पॉपुलर युद्ध है राजनीतिक स्थिति का, वह है दासराज युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध, या दास और आर्य राजाओं का युद्ध। इसी राजनीतिक स्थिति का बड़ा पार्ट है दास राज युद्ध, राज्य युद्ध, है ना, जो परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया। परुष्णी नदी या रावी नदी के तट पर लड़ा गया। ध्यान से देखिएगा, ये स्पेशली अगर यहां बात करूं तो यहां कई कबीलों की बात होती है, लेकिन मुख्य रूप से भरत जन के मुखिया सुदास से होता है। एक तरफ भरत जन है, दूसरी तरफ 10 राजाओं का संगठन। एक तरफ भरत जन, भरत जन वर्सेस 10 राजाओं का संघ, जिसमें आर्य प्लस अनार्य दोनों राजा थे। यहां कोई अछूत और उसकी बात ही नहीं, बल्कि इस भारत जन का जो सबसे महत्वपूर्ण पावर है, इसको लेकर के इसमें लड़ाई हुई।
भारत जन का जो लोकेशन है बेटा, अगर मैं बात करूं पॉलिटिकल में, यहाँ भारत जन का जो इलाका है ऋग्वैदिक कार्य में, कहते हैं सरस्वती और यमुना नदियों के बीच, यमुना नदी के मध्य का इलाका सरस्वती एवं यमुना के मध्य, माने ऊपर पश्चिम की ओर यमुना के मध्य का क्षेत्र इनका इलाका था। ठीक है, अब इनका जो वंश है, राजनीतिक वंश, वो क्या है? यहां त्रित्सु वंश था। त्रित्सु वंश, यहां जो शासन करने वाला राजवंश था वो कौन था? यहां राजवंश त्रित्सु वंश, त्रित्सु वंश। और इसमें इसका राजा जो उस समय था वो कौन? सुदास। सुदास यहां का जो शासक है कौन था? सुदास, जो दियोदास का पुत्र था। दियोदास का पुत्र। ऋग्वैदिक आर्यों में सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा, ऋग्वैदिक कालीन सर्वश्रेष्ठ शासक। क्यों? क्योंकि इसने 10 राजाओं के यूनियन को हरा दिया। इसका जो सुदास के पुरोहित थे वो कौन थे? पहले विश्वामित्र थे, विश्वामित्र को इन्होंने हटा कर वशिष्ठ को अपना पुरोहित रखा। तो इधर 10 राजाओं के को संगठन बनाने वाले पुरोहित थे, इसलिए कहता है पुरोहित की प्रतिष्ठा का भी युद्ध था। विश्वामित्र ने यहां पर 10 राजाओं का संगठन बनाया। अब आइए कौन कौन से आर्य जातियां यहां पे थी राज्य, और कौन कौन से अनार्य। आर्य और अनार्य का समूह का आर्य शासक इस गठबंधन में जिसने इसे हराया वर्सेस, और अनार्य शासक। जब आर्यों की बात करते, जो इसमें 5 लोग मिलकर इससे लड़े हैं, जिसमें पुरु, अनु, द्रह, पुरुवस और यद, ये 5 आर्य राजा थे इस गठबंधन में। और अनार्य 5 कौन थे? अनार्य 5, अनिल, पख्त, भालानस, टीवी और विषाणी। इन सभी ने अपनी अछूत भावना को खत्म करके ये लोग आपस में गठबंधन कर ली। किसके विरुद्ध? इसके विरुद्ध। माने भले ही कैसा भी हो मामला, लेकिन इन्होंने अपना मतभेद भुलाकर आर्य अनार्य एक हो गए, और इन्होंने रावी नदी के तट पर इस लड़ाई को लड़ा, जिसमें परिणाम भरत जन की विजय हुई। इस युद्ध का जो परिणाम था वो क्या था? परिणाम, कारण स्पष्ट नहीं है। कारण के बारे में कहते हैं दो कारण। एक, पुरोहितों की प्रतिष्ठा, माने क्योंकि पुरोहित ही मेन सलाहकार होता था। दूसरा, पानी का बंटवारा। कहते हैं कि विश्वामित्र को जैसे ही सुदास ने हटाया,
क्योंकि विश्वामित्र एक पॉलिटिकल आदमी थे जो जिसका सबसे संबंध था। वैसे विश्वामित्र नाराज होकर उधर गए और इनका गठबंधन तैयार किया। तो इनडायरेक्ट विश्वामित्र की लड़ाई थी और स्पेशली यहां, है ना, ये आपको ध्यान, दोनों रीजन बता रहा था कल भी मैं। परिणाम भरत जन की विजय, ये खास मामला। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? कंफर्म हुआ भैया? कहते हैं कि इसके अलावा इसने 3 और अनार्य कबीलों से लड़ा। अजा शिशु यक्ष, अजा शिशु यक्ष अनार्य कबीलों से भी इसने अलग से लड़ा। अजा शिशु यक्ष अनार्य कबीलों से भी युद्ध लड़ा, लेकिन ज्यादातर जो प्रश्न बनता है वो यहीं से बनता। बस क्लियर है? कितनी आर्य जातियां थी, कितनी अनार्य जातियां थी, ये हो गए। और एक इधर यह भी आर्य ही था, इसी का महत्व है। कभी कभी इसका राजवंश पूछ लेता, तित्सु वंश, इनके पिता दियोदास हैं, सुदास, ठीक है। और इस भारत जन का इलाका कौन सा? सरस्वती नदी और यमुना नदी। ये समझ लो कि हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच का इलाका, दिल्ली वगैरह, ये इंद्रप्रस्थ वगैरह का जो क्षेत्र है वही इसे माना जाता, ठीक है। 10 राजाओं के बीच की लड़ाई, जो मैंने ऋग्वैदिक आर्यों की लड़ाई थी, प्रतिष्ठा की लड़ाई। जो लड़ाई लड़ी गई उसमें एक तरफ एक कबीला था जो दमदार सिर्फ और सिर्फ सरस्वती यमुना नदी के पूरे इलाके पर शासन करता था, भरत जन। जन का नाम था भरत। जन सबसे बड़ी प्रशासनिक है। इसमें एक राजवंश शासन करता था, त्रित्सुवंश। त्रित्सुवंश का राजा सुदास उस समय का सबसे बड़ा शासक था। उसने चुनौती अपने पुरोहित विश्वामित्र को दिया। पहले विश्वामित्र इनके पुरोहित थे, पुरोहित से मतभेद हुआ तो सुदास ने इन्हें हटाकर अपना प्रमुख पुरोहित वशिष्ठ को बना लिया। इसे वशिष्ठ और विश्वामित्र की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई और अंततः विश्वामित्र ने सुदास को हराने के लिए उस समय के आसपास के जितने भी इससे सुदास से पराजित राजा थे या कमजोर थे, सबका एक महागठबंधन बना लिया और हराने का प्रयास किया। इसके बावजूद भी यह भरत जन कबीला जीतने में कामयाब रहा, क्योंकि इसकी सैन्य व्यवस्था थी और इसका जो कमांडिंग पोजीशन थी वो बहुत बढ़िया थी, जिसके इसके जीतने में आसान। ठीक है, क्लियर हो गया? अब भी नहीं हुआ तो बताइए। तो बस यहां पर इतनी ही आवश्यकता है, यहां से खत्म हो गया। हाँ तो क्या हुआ? इंद्रप्रस्थ दिल्ली के इलाके को कहते हैं, तो क्या दिक्कत आ गई? हाँ बेटा, समझ में आया कि नहीं? पहले बताओ। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, यही आर्य जो लड़े थे इन्हें पंचजन्य कहते हैं। पंचजन्य में कौन नहीं सम्मिलित था? कभी कभी आता, इसमें भरत सम्मिलित नहीं था। पता चला कि भरत भी इसी में दे दिया तो पंचजन्य आर्य शासक समझ जाते हैं लोग, तो भरत इसमें सम्मिलित नहीं था, ये आपको ध्यान रखना। अब इसके बाद आइए, अच्छा खत्म हो, इतने जल्दी खत्म हो जाए? वाह क्या बात है भैया।
ऐसे खत्म करोगी टॉपिक। अब आइए, ऋग्वैदिक समाज, धर्म एवं अर्थव्यवस्था या आर्थिक जीवन, चारों अवस्थाओं का अध्ययन होता। इतने जल्दी खत्म? चलिए अब सामाजिक जीवन की बात करता हूं। ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन, ये ऋग्वैदिक कालीन जो सामाजिक जीवन है, इसमें आ जाइए। जहां पर आप ध्यान रखिए, जहां पर समाज सैंधव वाला मातृ सत्तात्मक था, वहीं यह समाज पितृ सत्तात्मक, पिता मुखिया था। है ना? समाज पिता यहां मुखिया था। संयुक्त परिवार, हाँ, जाति प्रथा एवं दास प्रथा का साक्ष्य नहीं है। सती प्रथा का अप्रत्यक्ष वर्णन है ना? आइए, वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित, वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित न होकर कर्म आधारित। ठीक है? जाति प्रथा नहीं थी, है ना? कर्म आधारित। इस बात पर मैं बताना चाहूंगा, ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक ऋषि कहता, ये इस बात का प्रमाण है कि यहां पर वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित। ऋग्वेद के 9वें मंडल में कथन है बेटा, ये आता है एग्जाम में, मैं कवि हूं, उसका मुखिया कह रहा मैं कवि हूं। ठीक है? मेरे पिता वैद्य हैं तथा मेरी माता अन्न पीसने का कार्य करती है। ये स्टेटमेंट कहां है? ऋग्वेद के 9वें मंडल में। यहां इसी में लिखा, साधन सभी के भिन्न है, साधन सभी के भिन्न है, परंतु सभी धन की कामना करते हैं। धन की कामना करते हैं मतलब सभी का उद्देश्य धन कमाना है। ये नहीं देखना है कि मैं क्या काम कर रहा हूं,
ये इस बात का प्रमाण है कि वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर न होकर कर्म के आधार पर थी। ऋग्वेद में कर्म आधारित व्यवस्था थी, जन्म आधारित व्यवस्था नहीं थी। ये इस बात का प्रमाण है। वर्ण व्यवस्था में 4 जातियों का पहली बार उल्लेख, हमने आपको पहले ही बताया था, 4 जातियों का प्रथम बार उल्लेख 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में था, जहां पर कहता है कि ब्रह्म की उत्पत्ति हुई, ब्रह्म पुरुष जिसके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय और जंघे से वैश्य और पांव से शूद्रों की उत्पत्ति। कहने का मतलब एक ही महामानव सारे कार्य कर सकता था एक परिवार का। इसको लोग गलत व्याख्या करते हैं। मनुष्य यहाँ मुख से ब्राह्मण का मतलब ये नहीं है कि मुख से ब्राह्मण पैदा हो गया, मतलब जो मुख से सच्ची वाणी बोले, अच्छी बात कहे, शुद्ध शब्दावली का प्रयोग करे, है ना, ज्ञानवान बने, ज्ञानवान बातें करे, वो ब्राह्मण कहा जाता था। जाति पर मामला ही नहीं था। यानी जिसे श्लोकों का अच्छे से ज्ञान हो, शुद्धिकरण की बात करता हो, वो ब्राह्मण कहा जाता। और इसकी गलत व्याख्या करते कहते अरे कोई मुंह से पैदा होता, अरे भाई मुंह से ही लोग जूते चप्पल खा जाते हैं, मुंह से ही लोग सम्मान पाते हैं। तो वाणी में ब्रह्म का प्रवेश होना मतलब शुद्धिकरण हो, कोई भी हो सकता था, कोई भी। ये तो बाद में जन्मना आधार स्वीकार करके सब इसका बंटाधार किया गया। और आज आपको इतिहास का शिक्षक होने के नाते, आप सभी इतिहास के छात्र हैं, ये बता देना चाहता हूं कि यह जो वर्गीकरण है सनातनियों का, ये बाद में बढ़ाया गया, ये बढ़ाया गया और राजनीतिक कारणों से बढ़ाया गया। आपको बता देना चाहता हूं, चाहे आप मौर्य काल को उठा के देख लीजिए, वहां पर भी अछूत वाला मामला नहीं था। जो सही मिला उसे स्वीकार कर लिया। चाणक्य जैसे प्रकांड कर्मकांडी ब्राह्मण और विद्वान होने के बाद भी तथाकथित विशल मौर्य जनजाति से संबंधित चंद्रगुप्त मौर्य की योग्यता से प्रभावित होकर, माने कर्म ही आधारित मौर्य काल, ये बाद के राजाओं ने डिवीजन एंड पॉलिसी का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी वहीं से चली। और इसे मुस्लिम पीरियड में ये वर्गीकरण सनातनियों का और किया, और मुस्लिम पीरियड के बाद अंग्रेजों ने इसे और ज्यादा बढ़ा दिया। तो हमारे समाज को बांटने का जो कार्य है, ये राजनीतिक कारणों से शुरू से हुआ। राजनीतिक कारणों से जो थोड़े बड़े बड़े लोग थे, जिनका समाज में महत्व था, हमेशा उसे नीचा दिखाने का काम जो लोग नहीं पकड़ पाते हमेशा करते। आज भी जो आपसे आगे चला गया, कुछ तो अब समझ जाते हैं, लेकिन जो नहीं समझ पाते हैं उन्हें लगता है कि यार हमारे बगल वाला हमसे आगे कैसे चला गया, चाहे आपके ही बिरादरी का है ना, आपसे जेलसी लगता, तो कुछ न कुछ कहानी गढ़ के आपको नीचा दिखा दे। हर गांव की कहानी, अगर कोई बहुत प्रतिष्ठित पहुंच गया अच्छे पद पर, तो कुछ लोग उससे ईर्ष्या रखते, कुछ लोग बैलेंस करने का प्रयास करते। जो बैलेंस करते वहां तो दिक्कत नहीं आती, लेकिन जो ईर्ष्या रखते हो किसी न किसी कारण से उसे नीचा देखने का प्रयास करते। उस तथाकथित उस समाज में जो ब्राह्मण कहा जाता था, ब्रह्मज्ञानी, ब्राह्मण पंडित या ब्रह्मज्ञानी, जिसके पास अथाह ऊर्जा होती थी, जो माने ईश्वर या और अपनी साधना और ज्ञान बुद्धि के कारण अपनी प्रतिष्ठा समाज में स्थापित कर लेता था, उसे ब्रह्मज्ञानी या ब्राह्मण कहा जाता था, पंडित कहा जाता था, विद्वान कहा जाता था। फिर बाद में इसका जन्मना आधार करके, इसका मंडाधार करते हुए उस समय के प्रतिष्ठित समाज के जो ब्राह्मण हैं, उन्हीं ब्राह्मणों को वहां से गाली देना शुरू की, इन्होंने अछूत फैलाया। नहीं, अछूत स्वयं को आपने बनाया, अपने को कम समझकर, कम आका, आप बराबरी कर ही नहीं पाए, नतीजा आप नीचा दिखाना शुरू। जो व्यक्ति आपसे नहीं लड़ पाता, आपको गलत सिद्ध करने का प्रयास करता। अभी भी आप में से कितने लोग सहमत हैं? हमारा जो अनुभव था मैंने बताया, हमने जो एनालिसिस किया, क्योंकि कई जगहों पर मिला है
कि चाहे अंबेडकर जी को पढ़ाने का कार्य किया, वहां पर भी उनके गुरु उच्च वर्ग से ही आते थे। चाणक्य का नाम हमने आपको बताया, कई जगहों पर ऐसा, कुछ जगहों पर विसंगतियां हैं, जो नीति संगत कार्य नहीं किए, उन्हें समाज की जो बातों को नहीं माना, नियम निर्धारण वहां से थे। कुछ हमें नहीं कहते कि शुरू से सब कुछ सही था, कुछ न कुछ कमियां तब भी थी, अब भी है, उन्हें सुधार कर हम बेहतर हो सकते हैं। लेकिन ये पॉलिसी के तहत था। ये जो भड़काना राजनीतिक दलों का काम चल रहा है, ये बिल्कुल अनावश्यक है। ये हमारी जो सबसे गौरवशाली सांस्कृतिक परंपरा, सांस्कृतिक धरोहर सनातन है, हमारी जो प्राचीन कल्चर है, जिसे हम महसूस करते आ रहे हैं। ताम्रपाषाण, नवपाषाण काल में कल्चर तो बेहतर नहीं हुई, बल्कि ग्रामीण कल्चर जो हमारी ताम्रपाषाण काल की है, वही चली आ रही है बहुत आदि अनंत काल से, जिसे हम सनातन कहते हैं, हमारी पहचान है। उसे पहले वर्गीकरण का काम ईरानियों ने कर दिया कि ये हिंदू है, सिंधु वाले। अब ये हिंदू, सिंधु से हिंदू, हिंदू में भी ले कैटेगराइजेशन, ले तड़ातड़ कैटेगराइजेशन इतना बढ़ा दिया कि आज ब्राह्मण में भी न जाने कितने उपजातियां, यादव में भी न जाने, क्षत्रियों में भी न जाने कितने, है ना, शूद्रों में, वैश्यों में, इतना कैटेगराइजेशन करके रख दिया, इतनी गहराई से जड़ें जमा चुका है भारतीय समाज में। अगर आप ये सोचते हो कि ये भारतीयों की देन है, आप इसे भूल जाइए। ये राजनेताओं की देन है। उस समय के भी राजनीतिज्ञ होते थे, चाहे जब राजा रहे हों, हमेशा गुप्तचर उनके होते थे। कैसे सामने वाले को कमजोर किया जाए या अपने से ताकतवर को कमजोर किया जाए, हमेशा से सहमात का खेल चला है ना। कभी और सुनिए, नीति की बात, चतुरता की बात आप हर जगह उठा करके देख, चाणक्य अर्थशास्त्र में भी देख सकते, हर जगह आप देख सकते। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, डिवाइड, सनातनियों को इतने पार्ट में बांटकर कमजोर कर दिया गया। अगर ये एक रहते हमेशा अपनी एक सांस्कृतिक धरोहर के नाम पर, तो निश्चित ताकतवर रहते। और भारतीय संस्कृति बहुत मजबूत भारतीय संस्कृति होती, विश्व की विरासत होती। ये वह देश रहा है, ये सनातनियों की वह विचारधारा रहा है जो कहती है वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व एक परिवार है। अतिथि देवो भव वाले हम लोग, हमें ही इतना क्लासिफाइड कर दिया कि हम अपने में ही कटे मरे। हमें तो क्लासिफाइड ही तो किया गया, हम एक है ही नहीं है भाई। ऐसा ब्रेन में डाला जा रहा है कि उसे प्राचीन काल से लेकर आज तक राजनीतिक कारणों से लगातार बढ़ावा दिया जा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड हो? कुछ बात समझ में आ रही भैया? तो वैदिक समाज था जो हमने आपको बता। अब आइए, तो हमारा उद्देश्य बेटा आप सभी का ज्ञान संवर्धन करना था, विचार मंथन करना था, जिससे आप सभी भी फ्यूचर में समाज में बेहतर ढंग से लोगों का मार्गदर्शन कर सके, समाज के एकीकरण का काम कर सके। आइए, इस समाज में वस्त्र और आभूषण, समाज में रहने वाले लोगों का वस्त्र और आभूषण कैसा था? वस्त्र एवं आभूषण, है ना? तीन प्रकार के वस्त्र थे, तीन प्रकार। नीवी, वास, अधिवास। नीवी, अधोवस्त्र, जो अंदर पहना जाता है,
अधोवस्त्र था, अंदर की तरफ। वास ऊपरी, उत्तरी या ऊपर की ओर, उत्तरीय वस्त्र माने ऊपर, ये नीचे कमर के नीचे और ये ऊपर अधिवास, ऊपर से ओढ़ा जाने वाला, ओढ़ा जाने वाला अधिवास। इसके अलावा पगड़ी इस्तेमाल होती है, उछड़ी, उछड़ी माने पगड़ी धारण करते, ये रहा। और आभूषण, मुख्य रूप से जो आभूषण है वह निष्क, 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 गले का हार, बाद में मुद्रा माने स्वर्ण मुद्रा, बाद में स्वर्ण मुद्रा बन गई है। और देखिए जरा, खदी, खदी माने कंगन, कुंभ एवं कुरीर, कुंभ कुरीर एवं कुरीर, ये क्या है? कुंभ और कुरीर सिर में पहना जाता है, सिर के आभूषण। खूब सजते थे लोग भाई, आज भी सजते हैं खूब। रक्म, वक्ष स्थल के आभूषण, सारे ये आभूषण थे जो ऋग्वैदिक आर्य के समाज में महिलाएं ज्यादातर धारण करते थे, पुरुष को। और देखिए बेटा, ये सामाजिक जीवन में और क्या चीजें हो सकती हैं? विवाह, अनुलोम एवं प्रतिलोम, विवाहों का प्रचलन, दोनों का प्रचलन। देखिए ध्यान से, अनुलोम क्या है? उच्च वर्ण का पुरुष एवं निम्न वर्ण की महिला का विवाह, है ना? अनुलोम विवाह मान्य था, या मान्यता, मान्यता प्राप्त था। आप इसे और इस स्तर पे भी करिए, अंतर जातीय, अंतर जातीय विवाहों को मान्यता थी, प्रतिलोम नहीं मान्य था, यह अमान्य था। ये क्या था? उच्च वर्ण की महिला एवं निम्न वर्ण के पुरुष का विवाह, ये मान्य नहीं था, यह अमान्य था। उच्च वर्ण की महिला का निम्न वर्ण के पुरुष से विवाह न होना, ऐसा कहा। महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, स्त्रियों को वैदिक शिक्षा का अधिकार था,
उनका उपनयन संस्कार होता था। लोपा मुद्रा घोषा तिक्ता अपाला सची सची आयत्रेयी आत्रेयी पौलोमी पौलोमी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख, मतलब इनकी चर्चा की गई। माने आज कई और हैं, तो स्त्रियों की अच्छी स्थिति थी, इसमें कोई दो राय नहीं, ये आपको समझना। इसमें एक चीज यार गलत मैंने बता दिया, जस्ट में पर्दा प्रथा नहीं थी बेटा, दास प्रथा थी। हमें एक बात आपको यहां पर गलत बता दी, इसे मैं करेक्शन करना चाहूंगा। देखिए, पर्दा प्रथा नहीं, पर्दा प्रथा, ये गलत लिख दिया। दास प्रथा का प्रचलन था, दास प्रथा प्रचलित, दास प्रथा प्रचलित, ये ध्यान रखना। ये मैंने थोड़ा सा क्योंकि इन्हें वो कहा गया, दास वो हैं जो कटुवाणी बोलते हैं, जो वैदिक शिक्षा में विश्वास नहीं करते। ये मैंने करेक्शन किया, ये उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब इनका आर्थिक जीवन हो जाएगा, धर्म हो जाएगा, तब ऋग्वेद वहां से समाप्त हो। चलें आगे बढ़े, क्लियर है ना? ये इनका राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन क्लियर हो गया। अब इनका थोड़ा सा अर्थव्यवस्था है और इनका धर्म, धर्म इनका बड़ा है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्त। तो जब आप इसे बेहतर ढंग से समझेंगे तभी दिमाग आपका सेट हो। अर्थव्यवस्था की मैं अगर इनसे बात करूं, ये मुझे करेक्शन करना था बेटा, इनके अगर मैं आर्थिक जीवन की बात करूं तो इनके आर्थिक जीवन में क्या होगा? नहीं पढ़ना चाह रहे हो? रोक दिया कृषि और पशुपालन का महत्व। कल तो अभ्यास प्रश्न कराएंगे, कल अभ्यास प्रश्न कराएंगे, कल क्लास नहीं रहेगी। चलिए अब इनका आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, है ना? अभी का अभी व्रत चल रहा होगा, पूजा पाठ, और वैसे भी ज्यादा जोर देना ठीक नहीं है, धीरे धीरे मजबूती आ रही है हमें भी। तो कल अगर पूरा हमें सेट मिला, टाइम मिला, तो कल हम आपको अभ्यास कराने का प्रयास करेंगे, तैयार रहिएगा। और कोचिंग में बात करने के बाद होगी, है ना, उस सूचना। क्या सची के बाद है आत्रेयी, पौलमी, ये जैसी विदुषी महिलाएं हैं, ठीक है? सची के बाद आत्रेयी है, पौलमी है, विदुषी महिला। विदुषी महिला सारी हैं,
ठीक है ना भाई, सभी तैयार हैं? ये कई चले गए, बस जुड़ के भग गए, पढ़ना नहीं चाह रहा कोई पढ़ना नहीं चाह रहा, सब अपने हिसाब से चल रहे। बाद में कहें सर हमने तो पढ़ा ही नहीं। ये आज की चर्चा में आपने क्या क्या पढ़ा है? तो माता देवी की चर्चा कर रहे थे। आपने वैदिक संस्कृति की राजनीतिक अवस्था में मंत्र परिषद में देखा, पुरोहित, सेनानी, ग्रामीण, बाजपत, उपस्थित और अस्पष्ट गुप्तचर देशों की चर्चा हुई। आपने नेक्स्ट में देखा दासराज युद्ध की कहानी पूरा से मैं कई बार बताया, 10 राजा एक तरफ थे, एक राजा एक तरफ भरतजन। फिर इसमें ऋग्वैदिक समाज, धर्म, संस्कृति में, सामाजिक जीवन में हमने पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था बेटा, ये गलती से लिख दिया था दास प्रथा। दास प्रथा थी, दास प्रथा थी, पर्दा प्रथा नहीं थी। मैंने घूंघट प्रथा का कहीं भी साक्ष्य नहीं। सती प्रथा का अप्रत्यक्ष प्रचलन मिलता है, शास्त्रों में वर्णित है। प्रत्यक्ष का मतलब ये है कि अगर किसी स्त्री का पति मर जाए तो उसकी डेड बॉडी पर जब वो जलाया जाता था तो उसके ऊपर उसको एक बार, जो भी परंपरा है, उसको लेटाकर फिर उसके रिश्तेदार द्वारा उसे बुला लिया जाता, आओ हमारे साथ रहो, मतलब उसे जलाया नहीं जाता। वो अपने अपना धर्म निभाते हुए जलना चाहती थी, लेकिन उसे मैंने जाना चाहती थी, फिर उसे रोक दिया। वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित न होकर कर्म आधारित थी। 4 जातियों को पहली बार उल्लेख 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, और ये कर्म आधारित थी। इस बात का प्रमाण 9वां मंडल है, जिसमें एक व्यक्ति कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माता अन्न पीसने कार्य करती, साधन सभी के भिन्न भले हों, इन सभी का काम आर्थिक है, मतलब धन कामना है, धन की कामना करना। वस्त्र आभूषण सारे पढ़ा दिए मैं आपको। 3 प्रकार के वस्त्र, नीवी, वास, अधिवास। नीवी नीचे पहनने वाला, वास ऊपर पहनने वाला, कमर के नीचे, कमर के ऊपर, ये कमर के नीचे, नीवी कमर के नीचे, और ये कमर से ऊपर, और ये अधिवास ऊपर से उड़ने वाला, फिर ये पगड़ी। बाकी निष्क, खज, कुंभ, रत्न, ये सारे इसके आभूषण है। शेष हमने विवाह में अनुलोम प्रतिलोम बताया, इसलिए उपस्थिति अच्छी थी इसको, बस ठीक। थैंक यू, आज यही, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, यहीं तक।